चलिए भाई, आप लोगों की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज के लाइव इंटरेक्शन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि विद्यालय अनुशासन अभी फिलहाल आपकी क्लास की मुख्य विषय वस्तु बनी हुई है। जी, सभी का स्वागत है। और विद्यालय अनुशासन को लेकर के आज हमारा क्या होगा, लास्ट डिस्कशन होगा। अच्छा, विद्यालय अनुशासन के संदर्भ में जो भी बातें हमने आपसे की हैं, इन तमाम प्रकार की बातों को आधार बना करके हमारे कहने से आप लोगों को नाना प्रकार की किताबों को पढ़ने का कार्य करें। और जो कुछ हमने क्लासेस में डिस्कस किया है, उन तमाम प्रकार की बातों को आधार बना करके नाना प्रकार की किताबों को पढ़ने का जब आप कार्य करेंगे, तो किताबों के अंदर जो भी बातें आपको मिलेंगी, वो बातें अब आपका नुकसान नहीं कर पाएंगी। वो बातें लगातार आपको लाभान्वित करने का कार्य करेंगी। उन बातों को अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ने में अब आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिएगा, एक बड़ा मुद्दा ये भी रहता है, संभवतः आपको ये बातें समझ के चलनी पड़ेंगी। अगर आप किसी भी विषय वस्तु को चर्चा का विषय बनाते हैं, तो उस विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ प्रभावशाली शब्दावलियों का आप सहारा लेकर के चलेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने कक्षा अनुशासन आपको बताया। अभी फिलहाल आपका डिस्कशन कहाँ है, विद्यालय अनुशासन पर है। कक्षा अनुशासन हो चाहे आपका विद्यालय अनुशासन हो, हमने प्रभावशाली शब्दावलियां आपको दे रखी हैं। मामला चाहे साथियों कक्षा अनुशासन का हो या मामला चाहे विद्यालय अनुशासन का हो, दोनों का परम उद्देश्य आप क्या मान के चलेंगे कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक संघर्षों को दूर करना और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक सहयोग के धरातल को स्थापित करके चलना। अगर ये प्रभावशाली शब्दावलियां आपके गिरफ्त में हैं, तो दोनों ही टॉपिक क्या हैं, आपको हमेशा लाभान्वित करने का कार्य करते रहेंगे। अच्छा, आज का जो डिस्कशन होगा, जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि विद्यालय अनुशासन के संदर्भ में ही हमको डिस्कशन करके चलना है। और विद्यालय अनुशासन को आज हम जो डिस्कस करेंगे, जहां हमने कल इसको लास्ट में छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से क्या है, आगे का आपका डिस्कशन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ड्राफ्टिंग के माध्यम से अगर हम बातों को समझने का कार्य करें, तो आइए ड्राफ्टिंग पहले कर लेते हैं कि मामला किस प्रकार का है। फिलहाल आपका टॉपिक क्या बना हुआ है, विद्यालय अनुशासन। और जैसा कि हमने आपको सिखाने का कार्य किया है कि विद्यालय अनुशासन के साथ साथ आप हमेशा किसको जोड़ के चलते हैं, कक्षा अनुशासन को आप जोड़ के चलते ही हैं, है ना। भाई, दोनों को अलग अलग करके पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हमको तो ये लगता है कि विद्यालय अनुशासन का जुड़ाव या कक्षा अनुशासन का जुड़ाव बिल्कुल आपको क्या है, एक दूसरे के साथ करके चलना पड़ेगा। यानी कि विद्यालय अनुशासन और कक्षा अनुशासन, आपने दोनों को क्या है, कंबाइन करके पढ़ने का प्रयास किया है। तो दोनों को कंबाइन करके ही क्या है, एक ड्राफ्टिंग यहाँ पे बनाने का कार्य करते हैं, है ना। अब देखिए, मामला चाहे विद्यालय अनुशासन का हो या मामला चाहे कक्षा अनुशासन का हो, तो आपको इतना तो बिल्कुल आप कहना आ गया होगा कि अगर इन विषय वस्तुओं के साथ आप अध्यापकों को जोड़ने का कार्य करोगे, अगर इन विषय वस्तुओं के साथ आप अध्यापकों को जोड़ने का कार्य करोगे, और यदि इन विषय वस्तुओं के साथ क्या है, आप विद्यार्थियों को जोड़ने का कार्य करोगे, इन विषय वस्तुओं के साथ यदि आप विद्यार्थियों को जोड़ने का कार्य करोगे, तो हमको लगता है कि अब आपके लिए काफी आसान ये कहना हो गया है, आसान है भी, कि अध्यापक क्या करेंगे, अध्यापक क्या करेंगे, अध्यापन करेंगे। अध्यापक क्या करेंगे भाई, अध्यापन करेंगे। अध्यापक क्या करेंगे, अध्यापन करेंगे। और विद्यार्थी क्या करके चलेंगे, विद्यार्थी अध्ययन करके चलेंगे। और विद्यार्थी क्या करके चलेंगे भाई, तो आपको अभी कहना बहुत ज्यादा आसान हो गया है कि विद्यार्थी क्या करके चलेंगे, अध्ययन करके चलेंगे। और वो बात मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी है कि मामला चाहे विद्यालय अनुशासन का हो या मामला चाहे किसका हो, कक्षा अनुशासन का हो, दोनों की दोनों जो आपकी विषय वस्तुएं हैं, वो अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक सहयोग के धरातल को स्थापित करना चाहते हैं और पारस्परिक संघर्षों के धरातल को क्या है, दूर करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। अब देखिएगा, अब अगर इनके साथ हम ये जोड़ के चलें, अगर इस डिस्कशन के साथ हम ये जुड़ाव करके चलते हैं कि मान लीजिए हमने क्या रखा,
हमने एक और आपको क्या दिया, समाज हमने दिया। हमने एक और आपको क्या दिया, समाज हमने दिया। ये डिस्कशन साथियों आपको करके चलना पड़ेगा। इस डिस्कशन से क्या है, आप बिल्कुल भी दूरियां नहीं बना सकते। और एक और हमने क्या दिया आपको, राज्य दिया। एक और हमने आपको क्या दिया, समाज दिया। और एक और हमने क्या दिया आपको, राज्य दिया। अब सीधी सी बात है कि यदि अगर आप समाज की बात करोगे तो देखो समाज के अपने क्या होते हैं, समाज के अपने क्या होते हैं, नियम एवं कानून होते हैं। समाज के अपने क्या होते हैं भी, नियम एवं कानून होते हैं। समाज के अपने क्या होते हैं, नियम एवं कानून होते हैं। और हमने हमेशा कहा है कि समाज के जो अपने नियम एवं कानून होते हैं, समाज के जो अपने नियम एवं कानून होते हैं, ये एक और क्या करते हैं, मानव पर, ये एक और क्या करेंगे, मानव पर नियंत्रण लाने का कार्य करते हैं। ये एक और क्या करते हैं, मानव पर नियंत्रण लाने का कार्य करते हैं। और एक और क्या माने जाते हैं, मानव के विकास के प्रतीक माने जाते हैं। एक और क्या माने जाते हैं, मानव के विकास के सिंबल माने जाते हैं। यानी कि मानव के विकास के क्या माने जाते हैं साथियों, प्रतीक माने जाते हैं। मानव के विकास के प्रतीक माने जाते हैं। सेम कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, बिल्कुल समाज के साथ आपको करके चलनी है। यानी कि समाज के भी अपने क्या होते हैं भाई, सॉरी, राज्य के भी अपने क्या होते हैं भाई, और राज्य के भी अपने क्या होते हैं, नियम एवं कानून होते हैं। राज्य के भी अपने क्या होते हैं, नियम एवं कानून होते हैं, नियम एवं कानून होते हैं। और राज्य के जो अपने नियम एवं कानून होते हैं, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। एक और क्या करेंगे, एक और मानव पर कंट्रोल लाने की बात करेंगे। यानी कि मानव पर क्या लाने की बात करेंगे, नियंत्रण लाने की बात करेंगे। एक और क्या है, मानव पर कंट्रोल लाने की बात करेंगे। यानी कि मानव पर क्या है, नियंत्रण लाने की बात करेंगे। और एक और क्या है, राज्य के जो आपके नियम एवं कानून हैं, ये यहाँ पर आपको कह के चलना पड़ेगा। ये भी क्या होते हैं भी, ये भी मानव के विकास के प्रतीक होते हैं। ये भी क्या होते हैं भी, मानव के विकास के प्रतीक होते हैं। इन्हें भी क्या माना जाता है, मानव के विकास का सिंबल माना जाता है। दैट मीन्स क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। मानव के विकास का सिंबल माना जाता है, यानी कि मानव के विकास का क्या है भाई, प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप कुछ इक्वेशंस बना करके चलेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर हम आपको ये देना चाहेंगे यहाँ पर। अगर आपने बात की कि इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या देख देख लेके चलेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये लेके चलेंगे, चाहे मामला विद्यालय अनुशासन का हो, यह चाहे मामला किसका हो, कक्षा अनुशासन का हो, तो ये बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 में आपको बता के चलना पड़ेगा कि अध्यापन, अध्यापन और प्लस में क्या आपका अध्ययन, अध्यापन प्लस अध्ययन बराबर क्या हो जाना चाहिए, पारस्परिक सहयोग। जो आप पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, पारस्परिक सहयोग, दैट मीन्स म्यूचुअल कोऑपरेशन। पारस्परिक सहयोग, दैट मीन्स म्यूचुअल कोऑपरेशन। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हम आपको क्या देना चाहते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पर आपको क्या देना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप किस प्रकार का व्यवहार करके चलेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में आप किस प्रकार का व्यवहार करके चलेंगे कि देखिए जो आपका अध्यापन है, अध्यापन और प्लस में जो आपका अध्ययन है, अध्यापन और प्लस में जो आपका क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। ये इक्वल कैसा हो जाए, ये इक्वल कैसा हो जाए, समाज, समाज तथा राज्य के, समाज तथा राज्य के अनुकूल हो जाए, या समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के, समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के, पूरा कहना पड़ेगा आपको, समाज एवं राज्य के नियम एवं कानूनों के अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए। ये पूरी ड्राफ्टिंग क्या है भी आपको बना करके चलना पड़ेगा। और ये जो डिस्कशन हमने आपके सामने रखा है, आप चाहकर भी इस डिस्कशन से अपनी दूरियां नहीं बना सकते। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो वो चीज तो हम बहुत पहले से क्लास में जोड़ के चल रहे हैं कि मामला अगर आपके विद्यालय अनुशासन का है या मामला अगर आपके कक्षा अनुशासन का है, तो इक्वेशन नंबर 1 तो बिल्कुल पहले से कैलकुलेट होती हुई आ रही है कि अध्यापन प्लस अध्ययन बराबर क्या हो जाना चाहिए, पारस्परिक सहयोग, यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन का ग्राउंड आपको लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अब नई बात हमने आपको बताई है कि समाज के जो आपके नियम एवं कानून होते हैं, ये मानव के व्यवहार को एक और तो कंट्रोल में लाने की बात करते हैं, और एक और इन्हें क्या है, मानव के विकास का प्रतीक भी माना जाता है। इसी प्रकार से
जो राज्य के आपके नियम एवं कानून होते हैं, ये एक और तो मानव के व्यवहार पर कंट्रोल लाने की बात करते हैं, और एक और क्या है, मानव के विकास के प्रतीक माने जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको ये जोड़ के चलना पड़ेगा कि अध्यापन प्लस अध्ययन कैसा हो जाए, समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के क्या है, अनुकूल हो जाए। समाज एवं नियम के जो कानून है उनके क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। यानी कि समाज और राज्य के नियम और कानून जो है ये बात आपको यहाँ पर क्या है, जोड़ के चलना पड़ेगा। अब एक पैराग्राफ बना लो, अब एक पैराग्राफ बना लो, लिखो लिखो। मामला चाहे कक्षा अनुशासन का हो, लिखो प्यार के साथ, मामला चाहे कक्षा अनुशासन का हो, मामला चाहे कक्षा अनुशासन का हो, मामला चाहे कक्षा अनुशासन का हो या विद्यालय अनुशासन का, मामला चाहे कक्षा अनुशासन का हो या विद्यालय अनुशासन का, मामला चाहे कक्षा अनुशासन का हो या विद्यालय अनुशासन का, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता, विद्यालयों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता, विद्यालयों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता, विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता, विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता, विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि पाठ्यक्रम बल्कि पाठ्यक्रम बल्कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में बल्कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में बल्कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ साथ बल्कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ साथ बल्कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ साथ यह भी सिखाया जाता है कि 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 समाज के नियम एवं कानूनों के साथ 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 उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज के नियम एवं कानूनों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज के नियम एवं कानूनों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कोमा राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऐसा इसनाते क्योंकि ऐसा इसनाते क्योंकि ऐसा इसनाते क्योंकि ऐसा इसनाते क्योंकि समाज ऐसा इसनाते क्योंकि समाज तथा राज्य के नियम एवं कानून ऐसा इसनाते क्योंकि समाज तथा राज्य के नियम एवं कानून ऐसा इसनाते क्योंकि समाज तथा राज्य के नियम एवं कानून मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और यदि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से और यदि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से और यदि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमने विद्यार्थियों को और यदि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमने विद्यार्थियों को और यदि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से
हमने विद्यार्थियों को यह नहीं सिखाया, और यदि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमने विद्यार्थियों को यह नहीं सिखाया, और यदि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमने विद्यार्थियों को यह नहीं सिखाया कि समाज तथा राज्य के नियम एवं कानून, कि समाज तथा राज्य के नियम एवं कानून जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसी नियंत्रण में आपका विकास भी छिपा हुआ है। इसी नियंत्रण में आपका विकास भी छिपा हुआ है। इसी नियंत्रण में आपका विकास भी छिपा हुआ है। इसी नियंत्रण में आपका विकास भी छिपा हुआ है। तब तो विद्यार्थी बाहर आकर कहां से? विद्यालय से। तब तो विद्यार्थी बाहर आकर समाज तथा तब तो विद्यार्थी बाहर आकर समाज तथा तब तो विद्यार्थी बाहर आकर समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ तब तो विद्यार्थी बाहर आकर समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ संघर्ष करने का कार्य करेंगे। 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 प्रतिफल उनका विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। 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 नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यही कारण है कि विद्यालय अनुशासन तथा कक्षा अनुशासन यही कारण है कि विद्यालय अनुशासन तथा कक्षा अनुशासन यही कारण है कि विद्यालय अनुशासन तथा कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तुएं यही कारण है कि विद्यालय अनुशासन तथा कक्षा अनुशासन जैसी विषय वस्तुएं अध्यापन तथा अध्ययन को अध्यापन तथा अध्ययन को अध्यापन तथा अध्ययन को अध्यापन तथा अध्ययन को समाज तथा कानूनों के समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के अनुकूल बनाना चाहते हैं। समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के अनुकूल बनाना चाहते हैं। समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के अनुकूल बनाना चाहते हैं। ये बड़ी गहरी बात है भाई, कि मामला चाहे विद्यालय अनुशासन का हो या मामला चाहे आपके कक्षा अनुशासन का हो, दोनों में जो अध्यापन और अध्ययन का कॉमन ग्राउंड आपके सामने आता है, तो ये बात आपको समझा करके चलना पड़ेगा कि अध्यापन तथा अध्ययन की गंभीरता ऐसी हो, अध्यापन तथा अध्ययन की महत्ता ऐसी हो कि जब आप विद्यार्थियों को तैयार करने का कार्य करें तो विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के संदर्भ में अवगत कराने के साथ साथ आपको ये भी सिखाना होगा कि समाज के नियम और तौर तरीके कैसे काम करते हैं, राज्य के नियम एवं कानून कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ ये बिल्कुल आपको समझा करके चलना पड़ेगा
कि समाज के जो भी आपके नियम एवं कानून होते हैं, वो जो आपके व्यवहार पर कंट्रोल लाने की बात करते हैं, उसे आप नकारात्मक मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि वो जो आपका कंट्रोल है, उसी में कहीं ना कहीं क्या है, आपका डेवलपमेंट छिपा होता है। सेम कैलकुलेशन आपको कहाँ करनी है, राज्य के नियम एवं कानूनों के बारे में करनी है। तो मैंने पूरा आपको लिखाया कि यदि आपने विद्यार्थियों को ये नहीं सिखाया कि मामला चाहे समाज का हो या मामला चाहे राज्य का हो, समाज और राज्य के जो नियम एवं कानून होते हैं, ये जो आपके व्यवहार पर नियंत्रण लाने का कार्य करते हैं, इसी में आपका विकास छिपा हुआ है। तो विद्यार्थी बाहर आकर के समाज तथा राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ संघर्ष की भावना रखेंगे। संघर्ष जितना बड़ा होगा, उतना ही आपका विकास क्या होगा, नकारात्मक होगा। तो आपको ये साथ ही साथ लेकर के चलना पड़ेगा, जागरूक विद्यार्थियों को आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी एजुकेशन सिस्टम का एक उद्देश्य ये लेकर के नहीं चलते हैं कि जिन विद्यार्थियों को आपने तैयार किया है वो समाज के साथ अच्छा व्यवहार रखें, या जिन विद्यार्थियों का आपने तैयार किया है वो राज्य के साथ अच्छा व्यवहार रखें, तो फिर आपके एजुकेशन सिस्टम का हमारे हिसाब से कोई भी फायदा नहीं है। वो आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, हम कल भी इन बातों को डिस्कस करके चल रहे थे कि अध्यापक का केवल यही मतलब नहीं है कि आपको एक किताब पढ़ा दी जाए, या अध्यापक का केवल ये मतलब नहीं है कि कुछ बातें आपके सामने रख दी जाएं। अध्यापक का बड़ा मतलब ये भी है कि अपने विद्यार्थी को इस तरीके से तैयार करके चले कि आने वाले समय में उसी का विद्यार्थी समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करे, या समाज के साथ क्या है, वेरी गुड या वेरी पॉजिटिव क्या है, बिहेवियर लेकर के आए। और ऐसा ही व्यवहार किसके साथ हो जाना चाहिए, राज्य के साथ हो जाना चाहिए। तो हम ये चीजें आपको इस नाते बता रहे हैं क्योंकि आप देखना, जब सवाल आपके सामने आएंगे या आप किसी किताब को कैलकुलेट करने का कार्य करोगे, तो किताब भी आपके लिए आसान हो जाएगी और सवाल भी आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे, है ना। वैसे देखिए, मैं बहुत कम बातें करता हूँ, किताबी बातें मुझे बहुत कम करने की आदत है। किताब में अगर कोई परिभाषा लिखी गई है, मैं उसको बहुत कम उठाता हूं, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी आदत है, मैं अधिकांश विषय वस्तुओं को अपनी ओर से ही दिखाने का प्रयास करता हूं। अब तक विद्यालय अनुशासन या कक्षा अनुशासन के संदर्भ में जो कुछ भी मैंने आपको सिखाने का या समझाने का कार्य किया है, आप देखिएगा यही बातें और भी लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, विद्यालय अनुशासन बनाइए, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, ठीक है। और विद्यालय अनुशासन के संदर्भ में हमको आपके सामने क्या रखनी है, हमको आपके सामने रखनी है प्रचलित प्रचलित परिभाषाएं, प्रचलित परिभाषाएं। और देखो, ये ऐसी प्रचलित परिभाषाएं हैं जो लगातार सीटेट के एग्जाम में पूछी गई हैं, आप पुराने पेपर उठा करके देख सकते हैं। ये ऐसी प्रचलित परिभाषाएं हैं विद्यालय अनुशासन की जो लगातार सीटेट की परीक्षाओं में पूछी गई हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ पर यहाँ से एक सवाल आपको क्या है, मिल जाए। एक परिभाषा जो हम देखेंगे, एक करेक्टर आपको मिलेंगे जिनका नाम क्या है, राय, राय बर्न। क्या है, राय बर्न, राय बर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार सीटेट में कैलकुलेट हुए हैं। राय बर्न, राय बर्न आपको क्या समझाते हैं, वो समझाते हैं कि विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन स्वीकार करने के योग्य हो, स्वीकार करने के योग्य हो, विद्यालय अनुशासन स्वीकार करने के योग्य हो, विद्यालय अनुशासन, है ना। विद्यालय अनुशासन में अनुशासन को हाईलाइट करना है कि विद्यालय अनुशासन में अनुशासन कैसा हो, विद्यालय अनुशासन में अनुशासन कैसा हो, स्वीकार करने के योग्य हो, कोमा रचनात्मक हो, कोमा रचनात्मक हो, कोमा रचनात्मक हो, कोमा नकारात्मक, नकारात्मक तथा रूढ़िवादी ना हो, 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 नकारात्मक तथा रूढ़िवादी ना हो।
ये जो आपके प्रोफेसर राय बर्न हैं, उन्होंने समझाने की बात की है कि जब आप विद्यालय अनुशासन को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो आपका बड़ा ध्यान कहाँ होगा? डिसिप्लिन पे होगा। आपका बड़ा ध्यान कहाँ पे होगा? अनुशासन की ओर होगा। तो अनुशासन ऐसा हो जो एक्सेप्टेबल हो। भाई मामला क्या हुआ? अनुशासन डिसिप्लिन ऐसा हो जो एक्सेप्टेबल हो। यानी कि अगर आप विद्यालय अनुशासन की बात कर रहे हैं तो विद्यालय अनुशासन में अध्यापक गण भी जुड़ के काम कर रहे हैं, विद्यार्थी गण भी जुड़ के काम कर रहे हैं, स्कूल का स्टाफ भी जुड़ के काम कर रहा है। तो अगर आप सभी को, है ना, अगर आप सभी को क्या है, अनुशासित करना चाहते हैं, तो अनुशासन का दायरा कैसा हो? एक्सेप्टेबल हो। यानी कि अनुशासन लाते समय ना तो आप अध्यापकों को, ना ही विद्यार्थियों को, और ना ही स्कूल के स्टाफ को ना तो मानसिक तौर पर टॉर्चर करेंगे और ना ही शारीरिक तौर पर टॉर्चर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा नॉर्थ कोरिया में आपको दिखाई पड़ता है। यानी कि विद्यालय अनुशासन की ओर से जब आप इन तमाम प्रकार की वैल्यूज को, लाइक आपके टीचर्स आपके हो जाते हैं, स्टूडेंट्स आपके हो जाते हैं, स्कूल स्टाफ आपका हो जाता है, जब आप इसको रेगुलेट करने की बात करोगे या इनके व्यवहार को अनुशासित करने की बात करोगे या इनको अनुशासन का मतलब सिखाने की बात करोगे, तो आपका रवैया तानाशाही वाला नहीं होना चाहिए। बातें आपको ऐसे रखनी पड़ेंगी जो बिल्कुल क्या हो, कन्वीनियंट हो, यानी कि बिल्कुल क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, आसान होनी चाहिए। रचनात्मक का मतलब क्या होता है? रचनात्मक का मतलब पता क्या होता है? रचनात्मक के बहुत सारे मतलब आप गिना सकते हैं। रचनात्मक को इंग्लिश में कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव। रचनात्मक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। रचनात्मक का एक मतलब यह होता है कि आपके जो सुधार हैं वो डायनेमिक होने चाहिए, स्टेबल नहीं होने चाहिए। यानी कि आप अनुशासन के संदर्भ में जो अलग अलग प्रकार के व्यवहार लाने की बात करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने व्यवहार, एक बार आप व्यवहार लेकर के आए और उसके बाद आपने कभी देखा ही नहीं। यानी कि आप बात समझ रहे होंगे। यानी कि रचनात्मक होने का मतलब यह है कि अनुशासन लाने के लिए जो भी आप व्यवहार लेकर के आते हैं उनमें क्या हो, निरंतरता हो, रेगुलेटरी हो, डायनेमिक हो, वो गतिमान रूप से आए। आज आपने ये वाला सुधार किया, कल आप ये वाला सुधार करेंगे, नेक्स्ट डे आप ये वाला सुधार करेंगे, उससे आगे क्या आप ये वाला सुधार करेंगे। यानी कि रचनात्मक का मतलब ये हो जाता है डायनेमिक हो, है ना। इस तरीके से क्या है, आपको ये बात यहां पे जोड़ के चलनी पड़ेगी। अनुशासन लाने के लिए जो आप व्यवहार लेकर के आएंगे नकारात्मक ना हो। मतलब क्या हुआ? वही मतलब हुआ कि ना तो आप विद्यार्थियों को परेशान करने का काम करेंगे, ना ही आप अध्यापकों को परेशान करने का काम करेंगे, और ना ही आप क्या है स्कूल के स्टाफ को परेशान करने का काम करेंगे। रूढ़िवादी बिल्कुल ना हो। ऐसे तौर तरीके आपको नहीं अपनाने हैं जो आज से 100 साल पहले प्रचलन में थे। ऐसे तौर तरीके आपको नहीं अपनाने हैं जो आज से 1000 साल पहले क्या थे, प्रचलन में आपको दिखाई पड़ रहे थे। क्योंकि आपको तौर तरीके जो अपनाने हैं या अनुशासन के संदर्भ में जो व्यवहार आपको लेकर के आने हैं वो वर्तमान समय के अनुकूल होने चाहिए, वर्तमान समय के क्या है, प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। ये मतलब किसने बताया? राय बर्न। तो इनकी डेफिनेशन जो है कई बार सीटेट की परीक्षा में आई है ना। और इस प्रकार से क्या है, आप इस चीज को लेकर के चलेंगे। अच्छा, एक व्यक्ति, ये भी काफी पूछे गए हैं, इनका नाम क्या है? एडी मूलर। पढ़ा होगा आपने, एडी मूलर। एडी मूलर, एडी मूलर, है ना। अब एडी मूलर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, वो कल की क्लास में भी हमने आपको पढ़ाया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, देखिएगा क्या बात कही है उन्होंने, कि विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य, विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को, विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को, विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रजातंत्र, यही सब कुछ तो अब तक हम सिखा रहे थे आपको, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के संदर्भ में तैयार करना है, के संदर्भ में तैयार करना है, के संदर्भ में तैयार करना है, के संदर्भ में तैयार करना है,
ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ये मामला किसने बताया है? एडी मूलर साहब ने बताया है। वो बताते हैं कि विद्यालय अनुशासन का एक उद्देश्य क्या है। विद्यालय अनुशासन का एक उद्देश्य क्या है? वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को प्रजातंत्र के संदर्भ में तैयार करना, ताकि शिक्षा के जो वास्तविक उद्देश्य हैं आप उनकी पूर्ति कर पाए। अब आप इसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये विद्यालय अनुशासन की ओर से कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को आप किस रूप में तैयार करना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों को आप प्रजातंत्र के रूप में तैयार करना चाहते हो, तो मामला वही तो निकलेगा कि अगर आप विद्यार्थी को प्रजातंत्र के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो विद्यार्थी बाहर आकर के समाज के नियम एवं कानूनों के साथ संघर्ष की भावना ना रखे, विद्यार्थी बाहर आकर के राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ संघर्ष की भावना ना रखे, या विद्यार्थी बाहर आकर के, है ना, विद्यार्थी बाहर आकर के जब किसी अन्य के साथ अपने व्यवहार को लाने का प्रयास करे तो उसके व्यवहारों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाले, या जब विद्यार्थी बाहर आकर के किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में व्यवहार करने का कार्य करे तो किसी अन्य व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और उसके व्यक्तित्व की जो गरिमा है उस पर गंभीर आघात ना करे। तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होगा कि विद्यार्थी बाहर आकर के लगातार क्या है, डेमोक्रेटिक व्यवहार करे, समाज तथा नियमों के साथ अनावश्यक संघर्ष की भावना ना रखे, राज्य के नियम एवं कानूनों के साथ क्या है, अनावश्यक संघर्ष की भावना ना रखे, और अधिकारों को लेकर के एक दूसरे के साथ भी क्या है, संघर्ष की भावना ना रखे। यानी कि विद्यार्थी बाहर आकर के जब अपनी पब्लिक लाइफ को जीने का कार्य करेगा तो नाना प्रकार के लोगों के साथ उसका व्यवहार स्थापित होगा। तो जब नाना प्रकार के लोगों के साथ उसका व्यवहार स्थापित होगा तो जिन लोगों के साथ वो अपने व्यवहारों को लेकर के आएगा उनके अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे, या उनके जो व्यक्तित्व हैं उनकी गरिमाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे। यानी कि प्रॉपर व्यवहार उसका कैसा हो जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक हो जाना चाहिए। प्रॉपर व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक हो जाना चाहिए। ये ऐसी प्रचलित परिभाषाएं हैं और जो कुछ हम आपको सिखा रहे थे वो इनमें भी है। तो हम हमेशा ही मान के चलते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी विषय वस्तु हमने आपके सामने रखी तो कभी इस बात को नेगेटिव वे में लेकर के मत चलना कि हम आपको डेफिनेशन नहीं सिखा रहे हैं। हम अपनी ओर से इतनी बातें करके चले जाते हैं, अगर आप उन तमाम प्रकार की बातों का अच्छे से आत्मसातीकरण कर पाओगे तो किताबी भाषा आपको बिल्कुल भी परेशान करके नहीं चलेगी। तो ये प्रचलित परिभाषाएं हैं, इनको थोड़ा एक बार आपको क्या है देखने की आवश्यकता है। आप कुछ नया आपको यहां पर बताते हैं। मान लीजिए आपने क्या कहा, विद्यालय अनुशासन। अब देखिए हम अगर ये बिल्कुल भी ना दिखाएं आपको तो ये चीज खुद से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, तो विद्यालय अनुशासन का मान लीजिए आपको क्या बताना है, महत्व। विद्यालय अनुशासन का मान लीजिए आपको क्या बताना पड़ जाए, महत्व। और महत्व का मतलब क्या होता है, आपको मान लीजिए क्या बताना पड़ जाए, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस आपको बताना पड़ जाए, है ना। तो चाबी तो हमने आपको दे रखी है, चाबी तो हमने आपको दे रखी है, यानी कि एक इक्वेशन तो हमने आपको पहले से दे रखी है ना। बिल्कुल चाबी आपके पास है कि विद्यालय अनुशासन में अभी अभी आपने नोट डाउन किया था कि अगर मामला किसका है, अध्यापन का है, या अगर मामला किसका है, अध्ययन का है, इनमें क्या है, हमेशा क्या आना चाहिए, पारस्परिक सहयोग आना चाहिए। इनमें हमेशा क्या आना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन आना चाहिए, यानी कि पारस्परिक सहयोग आना चाहिए। यही चाबी है, यही जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन क्या है, आपकी चाबी है। जब आप विद्यालय अनुशासन के महत्व को बताने की बात करेंगे तो अपनी बातों को क्या है, आप इसी चाबी का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। दुनिया भर की चीजें पढ़ के आपको जाना है तो ऐसा नहीं है कि हर विषय वस्तु के संदर्भ में आप हर बात को रटने का प्रयास करेंगे। कुछ की वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, कुछ की इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। अब अगर ये समझ में आता है तो हम कुछ बातें यहां पर बना सकते हैं। जैसे महत्व में हम क्या क्या बातें कह सकते हैं, कक्षा
शिक्षण को कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। कक्षा शिक्षण को क्या है? प्रभावशाली बनाना। विद्यालय विद्यालय परिसर में विद्यालय परिसर में विद्यालय परिसर में ऐसा लिख लेते हैं, लोगों के विद्यालय परिसर में लोगों के मध्य सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना। 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 सारी बातें वहीं से निकल के आ रही हैं। नंबर 3 कह सकते हैं, पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाना। पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाना। और कैसे बनाएंगे? पढ़ा के बनाएंगे। पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाना। पाठ्यक्रम बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाना एक अलग बात होता है। और पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने का तो एक ही तरीका है कि आप उसको पढ़ाएं, विद्यार्थियों को उसके बारे में क्या है थोड़ा जागरूक करके चलें। नंबर 4 पे हम कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व 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 की भावना पैदा करना। उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना। और ये देखो, ये जो उत्तरदायित्व की भावना है ये सभी में आपको पैदा करना पड़ेगा, चाहे मामला अध्यापकों का हो, चाहे मामला विद्यार्थियों का हो, या चाहे मामला किसका हो, स्कूल स्टाफ का हो, है ना। विद्यालय अनुशासन में चलो ये भी जोड़ ही लेते हैं कि अध्यापन तथा अध्ययन हेतु अध्यापन तथा अध्ययन हेतु अध्यापन तथा अध्ययन हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। मूलभूत सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराना। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। चलो इसको भी क्या है जोड़ के चली लेते हैं। अध्यापन तथा अध्ययन हेतु क्या है? मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है। नंबर 6 पे हम ये लिख सकते हैं, ये जरूरी हो जाता है अब, और ये हमारे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण भी रह सकता है आपके लिए। समस्याओं को समस्याओं को बाहर निकालना। बाहर कौन निकालेंगे? अध्यापक, विद्यार्थी, स्कूल स्टाफ। समस्याओं को बाहर निकालना। समस्याओं को बाहर निकालना। समस्याओं को बाहर निकालना तथा इनके तथा इनके तथा इनके वास्तविक हल तथा इनके वास्तविक हल तथा इनके वास्तविक हल तलाश करना। तथा इनके वास्तविक हल तलाश करना। तो एक की इक्वेशन हमने आपको दे दी है। अगर महत्व भी आपको बताना पड़े तो ये जो आपका की इक्वेशन है, इसके थ्रू आप अपने आप को, सामने वालों को क्या है बहुत ही प्यार के साथ समझा सकते हैं कि अगर विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य भी आपको बताना पड़ेगा तो आप यहाँ पर क्या बहुत ही प्यार के साथ क्या है अपनी बातें करके आ सकते हैं। किसी प्रकार के असुविधा में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दरअसल इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट लेकर के चलो, और कॉन्सेप्ट जो आपको मिलेगा वो उसी इक्वेशन के अंदर से आपको मिल जाएगा। अब परीक्षा में किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग है या परीक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है, आप केवल अपनी जानकारी को जोड़ के चलें, और जैसे ही आप अपनी जानकारी को जोड़ करके चलेंगे तो आपको सुविधा ही प्राप्त होगी, आपको असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको सीखना है यहाँ पर। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, और अब आपको सीखने हैं यहाँ पर विद्यालय अनुशासन के प्रकार, विद्यालय अनुशासन के प्रकार। तो विद्यालय अनुशासन के प्रकार को आप किस रूप में दिखाएंगे, देखेगा बहुत प्यार से ड्राफ्टिंग बनाना। एक प्रकार क्या होगा, दमनात्मक, दमनात्मक अनुशासन। अब जिन लोगों का विषय नागरिक शास्त्र है उनके बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाना चाहिए दमनात्मक अनुशासन क्या है। एक होगा आपका, एक को आप कहेंगे मुक्रियात्मक, मुक्रियात्मक, मुक्रियात्मक अनुशासन कहेंगे, मुक्रियात्मक अनुशासन कहेंगे, मुक्रियात्मक अनुशासन आप कहेंगे। और एक होगा आपका जिसको आप क्या कहेंगे, प्रभावशाली अनुशासन। क्या कहेंगे, प्रभावशाली अनुशासन, इफेक्टिव डिसिप्लिन कहते हैं, इफेक्टिव डिसिप्लिन। तो विद्यालय अनुशासन के प्रकार अगर आपको दिखाने होंगे तो विद्यालय अनुशासन के प्रकार जो हैं ये तीन तरीके से आपके सामने आ जाते हैं। एक होगा आपका दमनात्मक अनुशासन, एक होगा आपका मुक्रियात्मक अनुशासन, एक होगा आपका प्रभावशाली अनुशासन। अब इनके साथ कुछ काम आपको करके चलना पड़ेगा, और ये जो काम हम करके आपको दिखा रहे हैं ये यूपी में सुपर टैट में बहुत ज्यादा पूछा गया है। दमनात्मक अनुशासन जो है ना, इसके जनक अगर आपको बताने पड़े तो इसके जनक आप लेकर के चलेंगे प्लेटो, इसके जनक आप क्या लेके चलेंगे, प्लेटो आप लेके चलेंगे। और दमनात्मक अनुशासन के साथ अगर आपको विचारधारा जोड़ के चलनी पड़े, अगर आपको विचारधारा जोड़ के चलनी पड़े तो विचारधारा में अगर यहां जुड़ाव प्लेटो का है तो प्लेटो की विचारधारा कैसी है, आदर्शवादी है। प्लेटो की विचारधारा कैसी है, आदर्शवादी है। इस तरीके से आप व्यवहार करेंगे। अच्छा, जो आपके मुक्रियात्मक अनुशासन है तो मुक्रियात्मक अनुशासन के जनक अगर आपको बताने पड़े तो जनक आपके कौन हो जाएंगे, रूसो। जनक आपके कौन हो जाएंगे, रूसो हो जाएंगे। जनक आपके कौन हो जाएंगे भाई, रूसो हो जाएंगे। कौन होंगे, रूसो होंगे। और रूसो की विचारधारा कैसी है, तो अगर विचारधारा आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, अगर विचारधारा आपको जोड़ के चलना पड़ेगा तो विचारधारा क्या हो जाएगी आपकी, विचारधारा आपकी हो जाएगी प्रकृतिवाद। क्या कहेंगे, प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद, है ना। क्या कहेंगे, प्रकृतिवाद कहेंगे। इसी प्रकार से अभी हाल ही में एलटी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एक शिक्षाविद आप कह सकते हैं वो आपको मिले थे जिनका नाम क्या था, जॉन डीवे। तो प्रभावशाली अनुशासन के जनक कौन आपके, जनक कौन होंगे आपके, जॉन, जॉन डिवे, जॉन डिवे। और विचारधारा अगर आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी, अगर विचारधारा आपको जोड़ के चलना है तो विचारधारा जो आप जोड़ के चलेंगे यहां पर, तो विचारधारा इक्वल क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद। क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद। क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद। इस तरीके से। तो जो आपका दमनात्मक अनुशासन है उसके जनक प्लेटो हैं। कभी आप अगर प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने की बात करेंगे तो प्लेटो अपनी एजुकेशन पॉलिसी में हालांकि कल्पनाएं कर रहे हैं लेकिन वो अपनी कल्पनाओं में इतना सप्रेसिव बिहेवियर लेकर के चलते हैं। अरे जिस व्यक्ति ने बच्चे के जन्म होने के बाद, जैसे बच्चा थोड़ा संभला तो माता पिता से छीन करके उसको राज्य के संरक्षण में लेकर के आने की बातें कर रहे थे।
तो बच्चे को माता पिता के पास ही नहीं छोड़ा, तो ऐसे व्यक्ति से आप फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट की अपेक्षा नहीं कर सकते। कभी पढ़ के देखना, प्लेटो की जो एजुकेशन पॉलिसी है, बड़ा कठोर व्यवहार है, बहुत कठोर व्यवहार है। तो इसलिए दमनात्मक अनुशासन की बात अगर आप करेंगे तो उसके फाउंडर प्लेटो हैं। मुक्त्यात्मक अनुशासन के फाउंडर कौन है? रूसो हैं। यहाँ विचारधारा आदर्शवादी है, यहाँ विचारधारा प्रकृतिवाद है। और जो आपका प्रभावशाली अनुशासन है उसके जनक जॉन डीवे हैं। और इनकी विचारधारा क्या जुड़ेगी यहाँ पर? प्रयोजनवाद क्या है? जुड़ के काम करेगा। प्रयोजनवाद क्या है? जुड़ के काम करेगा। अब हल्की हल्की इनकी बातें ले लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा आपसे, दमनात्मक दमनात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, जैसे आपने क्या कहा अभी, दमनात्मक अनुशासन कहा। तो सबसे पहली बात तो क्या कि दमनात्मक अनुशासन में क्या हो जाता है? नंबर एक, विद्यार्थी विद्यार्थी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं, विद्यार्थी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं, विद्यार्थी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं, विद्यार्थी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विद्यार्थी अपने विचारों को विद्यार्थी अपने विचारों को विद्यार्थी अपने विचारों को अभिव्यक्त विद्यार्थी अपने विचारों को अभिव्यक्त विद्यार्थी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं रखता, 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 अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं रखता। दमनात्मक अनुशासन में हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन के संदर्भ में अध्ययन के संदर्भ में विद्यार्थियों पर अध्ययन के संदर्भ में विद्यार्थियों पर अध्ययन के संदर्भ में विद्यार्थियों पर उनकी इच्छाओं के विपरीत जाते हुए उनकी इच्छाओं के उनकी इच्छाओं के विपरीत जाते हुए उनकी इच्छाओं के विपरीत जाते हुए उनकी इच्छाओं के विपरीत जाते हुए बातों को बातों को बातों को थोपा जाता है, बातों को थोपा जाता है, बातों को थोपा जाता है, बातों को थोपा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दमनात्मक अनुशासन क्या सिखा रहा है? विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को अनुशासित विद्यार्थियों को अनुशासित विद्यार्थियों को अनुशासित किए जाने के संदर्भ में किए जाने के संदर्भ में विद्यार्थियों को अनुशासित किए जाने के संदर्भ में कठोर व्यवहार की वकालत है। यहाँ पर कठोर व्यवहार की वकालत है, कठोर व्यवहार की वकालत, कठोर व्यवहार की वकालत, कठोर व्यवहार की क्या है भाई? वकालत, जो प्लेटो ने करके दिखाया भी उस समय। विद्यार्थियों को मतलब जो है फिजिकल ट्रेनिंग भी दी, और फिजिकल ट्रेनिंग देने के बाद गाने भी सुनाए, लेकिन गानों के माध्यम से, है ना, संगीत का आनंद नहीं लेने दिया। गाने भी किस रूप में सुनाए? गणित की भाषा में। तो प्लेटो साहब का व्यवहार बहुत सप्रेसिव रहा उस समय। तो ऐसा आप कह करके चलेंगे कि विद्यार्थी की अपने कोई फ्रीडम है ही नहीं, विद्यार्थी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। अध्ययन के संदर्भ में विद्यार्थियों पर उनकी इच्छाओं के विपरीत जाते हुए, जो वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनकी इच्छाओं के विपरीत जाते हुए क्या बातों को अननेसेसरी क्या है? डाल दिया जाता है, थोप दिया जाता है।
विद्यार्थियों को अनुशासित किए जाने के संदर्भ में कठोर व्यवहार की वकालत करता है दमनात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन। आगे हम देखते हैं, क्या मान लीजिए हमने क्या कहा, मुक्त्यात्मक। मुक्त्यात्मक अनुशासन। मुक्त्यात्मक अनुशासन। मुक्त्यात्मक अनुशासन। आगे आप क्या देखेंगे, मुक्त्यात्मक अनुशासन देखेंगे। क्या बताना पड़ेगा, मुक्त्यात्मक अनुशासन आपको बताना पड़ेगा। ओके, मुक्त्यात्मक अनुशासन। अब मुक्त्यात्मक अनुशासन में जैसे रूसो हैं, विचारधारा क्या जोड़ा, प्रकृतिवाद। और प्रकृतिवाद का मतलब क्या होता है, समझ लो, हल्का सा बता रहा हूं। प्रकृतिवाद का मतलब क्या होता है, आपने एक कहावत सुना होगा, हम अक्सर कहा करते हैं कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतानें हैं। हमको बनाए जाने के संदर्भ में जब ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम भेदभाव क्यों करके चलते हैं। तो जो लोग प्रकृतिवादी होते हैं ना, वो प्राकृतिक अधिकारों की बहुत ज्यादा वकालत करते हैं और प्रकृति की ओर से मानवीय समुदाय के सभी लोगों को समान रूप से लेकर के चलते हैं और उनके लिए क्या है, समान अधिकारों की क्या है, वकालत करते हैं। तो रूसो उस समय बढ़िया बातें कर रहे थे। तो मुक्त्यात्मक अनुशासन में एक बात तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्राप्त, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्राप्त, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि विद्यार्थी अपनी इच्छाओं को, विद्यार्थी अपनी इच्छाओं को, विद्यार्थी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का अधिकार रखते थे। विद्यार्थी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का अधिकार रखते थे। व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं, सॉरी, व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दमनात्मक दमनात्मक अनुशासन की तुलना में, दमनात्मक अनुशासन की तुलना में हम कह सकते हैं कि दमनात्मक अनुशासन की तुलना में लचीला व्यवहार है। ये कैसा व्यवहार है, लचीला व्यवहार है। दमनात्मक अनुशासन की तुलना में कैसा है, लचीला व्यवहार है। लचीला व्यवहार है। दमनात्मक अनुशासन की तुलना में कैसा है, लचीला व्यवहार है। विद्यार्थियों की इच्छाओं के, विद्यार्थियों की इच्छाओं के विपरीत जाकर, विपरीत जाकर, विपरीत जाकर बातों को, बातों को थोपा नहीं जाता। 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 नंबर 5, विद्यार्थियों विद्यार्थियों के व्यवहार को, विद्यार्थियों के व्यवहार को, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित किए जाने के साथ साथ, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित किए जाने के साथ साथ, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित किए जाने के साथ साथ, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित किए जाने के साथ साथ शिक्षण, या ऐसे लिख लेते हैं, अध्ययन के संदर्भ में, अध्ययन के संदर्भ में, अध्ययन के संदर्भ में उनमें, अध्ययन के संदर्भ में उनमें रुचि बनाकर रखी जाती है। 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 इतना कुछ बता देंगे तो आपका बढ़िया काम चलेगा।
विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, विद्यार्थी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। दमनात्मक अनुशासन की तुलना में लचीला व्यवहार माना जाएगा, फ्लेक्सिबल बिहेवियर माना जाएगा। और विद्यार्थियों की इच्छाओं के विपरीत जाकर के बातों को इसमें थोपा नहीं जाता है। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित आप करते भी हैं, और विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित करने के साथ साथ क्या है, अध्ययन के संदर्भ में, कक्षा में आए जाने के संदर्भ में, विद्यालय में आए जाने के संदर्भ में आप उनमें क्या है, इंटरेस्ट भी बना करके रखते हैं, रुचि भी क्या है, बनाकर रखते हैं, रुचि भी बनाकर रखते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रभावशाली अनुशासन, इफेक्टिव डिसिप्लिन। प्रभावशाली अनुशासन, प्रभावशाली अनुशासन, दैट मीन्स इफेक्टिव डिसिप्लिन। प्रभावशाली अनुशासन, प्रभावशाली अनुशासन है, ये क्या है भाई, विद्यालय अनुशासन का, विद्यालय अनुशासन का, विद्यालय अनुशासन का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप, विद्यालय अनुशासन का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप, विद्यालय अनुशासन का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप, सर्वाधिक लोकप्रिय रूप। और अगर वो ये पूछ ले कि विद्यालय अनुशासन का सर्वाधिक अलोकप्रिय रूप कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, दमनात्मक अनुशासन। इतना आप खुद भी समझ के चलेंगे। विद्यालय अनुशासन का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप, ऐसा क्यों है, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों कोमा दोनों को, दोनों को समान रूप से या समान रूप में, दोनों को समान रूप में, दोनों को समान रूप में अनुशासित, दोनों को समान रूप में अनुशासित किए जाने की वकालत, किए जाने की वकालत, किए जाने की वकालत, किए जाने की वकालत। यानी कि ऐसा लिख करके हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अध्यापन तर्कसंगत हो, अध्यापन तर्कसंगत हो, कोमा व्यवस्थित हो, अध्यापन तर्कसंगत हो, कोमा व्यवस्थित हो। यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा, तब विद्यार्थियों पर, तब विद्यार्थियों पर अनावश्यक, तब विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ, तब विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ नहीं आएगा, तब विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ नहीं आएगा। अब आपको क्या बात कहने का मौका मिल गया है, वही जो हमने आपको सिखाया है, प्रतिफल, प्रतिफल अपने आप ही, प्रतिफल अपने आप ही, अपने आप ही अध्यापन, अध्यापन तथा अध्ययन के मध्य, अध्यापन तथा अध्ययन के मध्य, अध्यापन तथा अध्ययन के मध्य पारस्परिक, पारस्परिक सहयोग स्थापित होगा, पारस्परिक सहयोग स्थापित होगा, पारस्परिक सहयोग स्थापित होगा, पारस्परिक सहयोग स्थापित होगा, पारस्परिक सहयोग स्थापित होगा।
तो इसे आप क्या मान के चलेंगे? प्रभावशाली अनुशासन आप इसको मान के चलेंगे। क्या कहेंगे? प्रभावशाली अनुशासन आप इसको कहेंगे। इस तरह का विचार हम क्लास में आने का मतलब क्या है कि आपको सीखना है। बातें एज इट इज कभी परीक्षा में नहीं आती हैं, आप सीख करके चलेंगे। तो एक भाव, एक साइंस आपको मिल रहा है। मैं तो चाहूंगा कि आप इन बातों को सीख करके अपनी ओर से बातों को बुनना सीखो, अपनी ओर से बातों को बनाना सीखो। तो फिर परीक्षा में या एग्जामिनेशन हॉल में आपको संभवतः परेशानी नहीं होगी। हल्का सा डिस्कशन और है एक, फिर ये आपका वाइंड अप हो जाएगा। विद्यालय अनुशासन। विद्यालय अनुशासन, विद्यालय अनुशासन के अगर आपको बताने पड़ जाए साधन, तो साधन आप दो प्रकार से दिखाएंगे। एक क्या होगा? सकारात्मक साधन, और एक आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक साधन। एक आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक साधन। नकारात्मक साधन। एक आपका हो जाएगा सकारात्मक साधन, और भाई एक आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक साधन हो जाएगा, है ना। तो सकारात्मक साधन में आप ये कह सकते हैं कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों दोनों को, दोनों को, दोनों को पुरस्कृत करना, दोनों को पुरस्कृत करना, दोनों को पुरस्कृत करना। अब आप कहेंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा? भाई हमने ऐसा इस नाते लिखा क्योंकि विद्यालय अनुशासन की ओर से आप क्या है? अध्यापन तथा अध्ययन, अध्यापन तथा अध्ययन के मध्य अच्छे संबंधों को बनाना चाहते हैं, सकारात्मक संबंधों को बनाना चाहते हैं, पारस्परिक सहयोग को लाना चाहते हैं। अध्यापक अच्छा कार्य करें तो आप उनको भी पुरस्कार दें, तो आपका वो उद्देश्य पूरा होगा जो बताया जा रहा है। विद्यार्थी अच्छा कार्य करें तो आप उनको भी क्या है? पुरस्कार देने की बात करें। दूसरी बात इसमें ये जरूर आप कहेंगे, दूसरी बात इसमें आप ये जरूर बात कहेंगे कि अध्यापक तथा विद्यार्थी, अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों ही, अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों ही नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाएं, 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 नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाएं। अगर वो नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपने अपनी बातों को समझेंगे। अध्यापक इन बातों को समझ के चलेगा कि मेरा मेन ड्यूटी क्या है? अध्यापन करना और सही से करना। विद्यार्थी इन बातों को समझ के चलेगा कि मेरा मेन ड्यूटी क्या बनता है? अध्ययन करना और सही तरीके से करना। तो हम वही बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम नैतिक हैं, अगर नैतिकता हमारे व्यक्तित्व में है, तो अच्छा व्यवहार किए जाने के संदर्भ में ना तो हमको कानून का डंडा दिखाए जाने की आवश्यकता है और ना ही कोई संविधान का डंडा दिखाए जाने की आवश्यकता है। अगर हमारे व्यक्तित्व में नैतिकता है, हम नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं, तो अच्छे कार्य करने का जो सेंस डेवलप होगा वो हमारे अंदर क्या है? अपने आप ही होगा। वो हमारे अंदर क्या है? अपने आप ही क्या है? होता है, अपने आप ही वो सारी की सारी चीजें क्या है? आ जाती हैं। नकारात्मक साधन क्या है? नकारात्मक साधन ये यूपी सुपर टैट में पूछा गया है। नकारात्मक साधन में एक क्या हो जाएगा आपका? दंड, यानी कि पनिशमेंट। अब आप कहेंगे साहब आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हो। एक दिन आपने पढ़ाया था कक्षा अनुशासन में कि पनिशमेंट देकर के क्या है? आप विद्यार्थियों के व्यवहार को सुधारने की बात करते हो, और यहाँ आप हमको क्या पढ़ा रहे हो कि जो आपका नकारात्मक साधन में पनिशमेंट आ जाता है।
लेकिन दंड पनिशमेंट नकारात्मक साधन में तभी बनेगा जब दंड का उद्देश्य क्या हो जाए, जब दंड का उद्देश्य सुधारात्मक ना हो। जब दंड का उद्देश्य सुधारात्मक ना हो, जब दंड का उद्देश्य सुधारात्मक ना हो, बल्कि कैसा हो जाए, मानसिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण, मानसिक एवं शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण का हो जाए। अगर ऐसा है तो पनिशमेंट अपने आप में क्या बनेगा, नकारात्मक साधन बनेगा। किसका, विद्यालय अनुशासन का। किसका, विद्यालय अनुशासन का। एक हो जाता है आलोचना का धरातल। आलोचना, आलोचना का धरातल। आलोचना का धरातल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी पर या विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर, विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर नकारात्मक टिप्पणियां करना, विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर नकारात्मक टिप्पणियां करना, नकारात्मक टिप्पणियां करना, विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर नकारात्मक टिप्पणियां करना। उन नकारात्मक टिप्पणियों का भी उद्देश्य क्या हो जाता है, नकारात्मक टिप्पणियों का उद्देश्य भी क्या हो जाता है, विद्यार्थी के मन में, विद्यार्थी के मन में, विद्यार्थी के मन में भय पैदा करके, विद्यार्थी के मन में भय पैदा करके, भय पैदा करके उसके व्यवहार को, उसके व्यवहार को अनुशासित, उसके व्यवहार को अनुशासित, उसके व्यवहार को अनुशासित करने का प्रयास करना, अनुशासित करने का प्रयास करना, है ना, जो अपने आप में क्या है भी नेगेटिव है, जो अपने आप में क्या है, नकारात्मक है। तो ये विद्यालय अनुशासन आपका कंप्लीट हुआ अभी। अपनी तरफ से जो बातें हमें आपको समझानी थी, जितना हमको आपको जागरूक करके चलना था, उतना हमने आपको जागरूक कर दिया है। आप बातों को समझना, अपने आप को अच्छे से और भी कैलकुलेट कराना, और रिगार्डिंग ऑल दीज वैल्यूज आपने जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हैं उनको जनरेट करना, क्योंकि तभी आप क्या बन पाएंगे, परीक्षा उपयोगी बन पाएंगे। ठीक है। बाकी डिस्कशन कल करते हैं। ठीक है, भी कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? कोई डाउट, कोई परेशानी? ओके, कल मिलते हैं फिर आपसे।